हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। ठीक है, तो जो सृजनात्मकता है वो व्यक्ति की एक ऐसी योग्यता होती है जिसके अंतर्गत उसके दिमाग में नए विचारों का निर्माण होता है, वो नई वस्तुओं की खोज करता है और जो उसका पूर्व ज्ञान होता है उसको पुनर्गठन करता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, लेकिन हम इसको थोड़ा ब्रीफ में ही समझेंगे कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के पास अपनी अपनी कोई ना कोई योग्यता होती है, कोई ना कोई टैलेंट होता है। इंडिविजुअली हर किसी के पास अपनी एक विशेष योग्यता होती है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि हम में से हर एक आदमी क्या है, डिफरेंट है, अनुपम है। इसलिए सभी प्राणियों में एक ही स्तर की सृजनात्मक योग्यता विद्यमान नहीं होती है। ठीक है ना, कि हर एक इंसान में एक ही लेवल की जो क्रिएटिविटी होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, हम में से कई लोग जो होते हैं वो उच्च स्तरीय सृजनात्मक प्रतिभाएं होती हैं उन लोगों में, और वो डिफरेंट टाइप की फील्ड्स में अलग अलग तरह से कार्य करते हैं और संसार में अपना नाम रोशन करते हैं। साथ ही साथ उन क्षेत्रों का नेतृत्व भी करते हैं, जैसे कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, व्यापार, शिक्षण आदि। इन सब, खेल भी हो सकता है, इन सब में वो अलग से अच्छे से प्रदर्शन करते हैं और संसार का नेतृत्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांधी, अब्राहम लिंकन हो गए, भाभा हो गए, या फिर लियोनार्डो दा विंसी हो गए। ठीक है, ये लोग जो थे इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था और इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव लोग थे ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेगनर और कार्वोस्की। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी क्रिएटिविटी की, सृजनात्मकता की। किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मक है। ठीक है, सृजनात्मकता है यानी कि जो किसी की भी डेफिनेशन होती है, जो जैसे दी होती है हमें एज इट इज वो वैसे ही लर्न करनी होती है और वैसे ही लिखनी होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसमें हम समझ सकते हैं कि कोई नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। ठीक है, आगे हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। और कल नीलम जी आपने कमेंट किया था कि आपको हिंदी में समझना है, तो इसमें कुछ मैंने ज़्यादा इंग्लिश में नहीं लिखा होता है, कुछ टर्म्स होती हैं ऐसी जिनको बीच में इंग्लिश में बोल देती हूँ, तो अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो उसके लिए सॉरी। और आज आप ये देख लो, आज ऑलमोस्ट हिंदी में ही कवर करने की कोशिश की है मैंने। तो सृजनात्मकता की विशेषताएं, सृजनात्मकता की विशेषताएं एक तो आती है कि ये सार्वभौमिक होती है। ठीक है, सार्वभौमिक मीन्स ये यूनिवर्सल होती है, हर किसी इंसान में सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है। ओके, हर एक इंसान में क्रिएटिविटी होती है। एवरी पर्सन हैज सम अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन होती हर किसी में है। और इस बात का हम पता लगा सकते हैं कैसे, कि हर काम को करने की हर किसी की अपनी एक नई टेक्निक होती है। ठीक है ना, अब कोई भिंडी की सब्जी बना रहा है, कोई प्याज डाल के बनाएगा, कोई सिंपल तेल और जीरे का तड़का लगा के बनाएगा। ठीक है ना, कोई सिर्फ लहसुन डाल के बनाएगा, कोई मैगी मसाला डाल के ही बनाएगा। तो सबकी अपने अपना टैलेंट है, और ऐसा नहीं कि वो टैलेंट, वो क्रिएटिविटी कहीं यूज़ नहीं होती है, वो यूज़ भी होती है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कार्य या व्यवहार में जो अलग हो सबसे और समाज के लिए उपयोगी। कि सृजनात्मकता, ये आप इसकी डेफिनेशन भी ले सकते हो एक, कि जैसे कार्य या व्यवहार में जो सबसे अलग हो और समाज के लिए उपयोगी हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि जो आतंकवादी होते हैं उनके ग्रुप्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉम्ब बनाते हैं। ठीक है, तो जो बॉम्ब बनाते हैं वो कार्य तो क्रिएटिव ही कर रहे हैं, उसको सारे लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो, तो उस वाले काम को हम क्रिएटिव नहीं कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने पैडमैन मूवी देखी थी, ठीक है, उसमें जो दिखाया गया है तो वो एक क्रिएटिव इंसान ही कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रक्रिया व परिणाम दोनों सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता, प्रक्रिया यानी एक तो ये कॉन्टिन्यूटी है, प्रक्रिया होती है प्रोसेस जो चली होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्टिन्यूस मीन्स जो चीज़ चली हुई है वो प्रक्रिया है।
कार्य चला हुआ है, दैट वन इज प्रक्रिया। वह परिणाम दोनों सृजनात्मक, परिणाम यानी रिजल्ट, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ठीक है, तो ये उसके लिए एक पाथ हो गया। यहाँ से यहाँ तक चलना इज अ क्रिया, उसने काम किया यहाँ से यहाँ तक चलने का। सपोज उसको यहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो गया, लेकिन कल उसके सामने कोई और प्रॉब्लम आ गई तो वो उसको फिर से कंटिन्यू करेगा और चलेगा, ठीक है। तो दैट वन इज सृजनात्मकता। शिक्षण द्वारा इसे विकसित किया जा सकता है, प्रशिक्षण द्वारा या शिक्षण द्वारा। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान में क्रिएटिविटी कम है तो वो उसको डेवलप नहीं कर सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है अगर हम कंटिन्यूअस प्रशिक्षण लें, ट्रेनिंग लें तो। फिर होता है अहम की भावना पाई जाती है और चिंता की भावना भी होती है, ये भी चीज़ है। अब कोई भी बंदा होता है वो क्रिएटिव होता है तो उसमें अहम की भावना आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं करता है या कोई नहीं कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली अहम की भावना आ जाती है। तथा चिंता की भावना, अब उसको क्या लगता है कि जो काम मैं करता हूँ वो कोई और नहीं करता और उसको मेरे से अच्छा भी कोई ना करे, तो उसको इस बात की भी एक चिंता लगी रहती है उस इंसान को जो क्रिएटिव होते हैं। तो चिंता की भावना, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। फिर आते हैं इसके कुछ एलिमेंट्स जिसमें नवीनता, मौलिकता, प्रवाह, विस्तारण, विविधता आदि पाए जाते हैं। ये चीज़ें हम कल थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, अभी आप इनको ऐसे समझ लीजिए कि किसी कार्य को नए तरीके से करना, ठीक है, या फ्लुएंसी में करना, उसको एक्सप्लेन करके करना, इलेबोरेट करके करना, या उसको डिफरेंट तरीके से करना, या उसको ओरिजिनलिटी में करना, ओके। फिर नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोशलिज्म, यानी सृजनात्मकता व सामाजिकता में विपरीत संबंध होता है कि जो सृजनात्मकता होती है और सामाजिकता होती है, इनमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब क्रिएटिव लोग ज़्यादा अकेले रहते हैं और सोशलिज्म का मतलब होता है सोसाइटी में रहना। तो क्रिएटिव लोग अगर अकेले रहेंगे तभी वो अपनी क्रिएटिविटी को निखार पाएंगे, उसको डेवलप कर पाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो क्रिएटिविटी होती है वो हमारे अंदर होती है, उसको हम ग्रुप में बैठ के निखार नहीं सकते हैं, उसको हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी होती है वो सामाजिकता की क्या होती है, अपोजिट। यानी बंदा जितना अकेला रहेगा वो सोशलिज्म उसमें उतना ही कम होगा, ठीक है, और उतना ही वो उतना ज़्यादा क्या होगा, सृजनात्मक होगा, रचनात्मक होगा, राइट। आगे आता है कि इसकी एक प्रोसेस होती है, द क्रिएटिव प्रोसेस बोलते हैं इसको, सृजनात्मक प्रक्रिया, और इसके होते हैं 4 स्टेप्स। वो 4 स्टेप्स दिए थे ग्राहम वेलेस ने 1926 में, ठीक है। तो सृजनात्मक तरीके से समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है, अब हम ये पढ़ेंगे। इसके आते हैं हमारे पास 4 स्टेप्स, तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन या सहजबोध और पुनरावृत्ति, राइट। तो जो तैयारी होती है उसमें क्या होता है, जानकारी तैयार करना किसी से, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसका डेटा इकट्ठा करना। फिर उद्भवन होता है कि अनकॉन्शियसली माइंड में वो प्रोसेस चलती रहती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। फिर आता है सहजबोध, अचानक से समस्या का हल मिल जाता है। देन पुनरावृत्ति, फिर जब हल मिल जाता है तो उसकी उपयोगिता की जांच की जाती है कि वो किस हद तक कारगर है, सही है भी या नहीं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके कि प्रेपरेशन, फर्स्ट पढ़ा था हमने तैयारी, दैट इज प्रेपरेशन। तो उसमें क्या आता है कि आवश्यक तथ्यों व सामग्री को जुटाना। जो आवश्यक तथ्य होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, और जो भी उससे रिलेटेड सामग्री होती है उसको जुटाना, लेकिन काफ़ी संघर्ष करने के बाद, बहुत सारे काम मतलब सोचने के बाद या कुछ भी सॉल्व करने के बाद। इसमें आप एक मैथ्स का एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप मैथ्स के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बहुत सारे तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, कभी किसी से पूछ रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, लेकिन आपको नहीं आ रहा है। तो एक टाइम के बाद आप क्या करोगे कि उसको छोड़ दोगे, उसका सोल्यूशन निकालना छोड़ दोगे और अपनी समस्या को भूल जाओगे कुछ टाइम के लिए। देन फिर आता है इंक्यूबेशन यानी उद्भवन। इसमें क्या होता है कि जो बाहरी क्रिया होती है वो बंद हो जाती है, यानी कि जो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी रिटर्न वर्क कर रहे थे या किसी को पूछ रहे थे तो वो सब बंद हो जाता है, और हमारे सोचने, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारा चिंतन होता है दैट विल ऑल्सो बी स्टॉप्ड, वो भी बंद हो जाता है। इस दौरान समाधान में बाधक विचार शांत हो जाते हैं। क्या होता है इसमें कि जैसे ही हमारा चिंतन बंद होता है
वैसे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे सोल्यूशन मिलने वाला होता है उनके बीच में कुछ अनवांटेड थॉट्स आ जाते थे जो कि ख़त्म हो जाते हैं और अनकॉन्शियस माइंड में वो सोल्यूशन अपने आप आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आर्किमिडीज थे, उनको नहाते नहाते ही अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया था। फिर इंक्यूबेशन के बाद आता है इल्यूमिनेशन यानी सहजबोध या प्रबोधन, राइट। इसमें आता है चिंतक अचानक से समाधान का अनुभव करता है, यानी कि वो कहीं बैठा होता है या कुछ भी कर रहा होता है। आपको भी होता होगा ऐसे अचानक से कि कुछ काम कर रहे हो, आपको कहीं कोई चीज़ मिल नहीं रही हो या कुछ भी होता है, फिर आपको एकदम से अचानक से याद आता है, अच्छा मैंने यहाँ रखा था, मैंने ये काम वहाँ करना था, यहाँ पे ऐसे करना था। या फिर हम जो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की अभी बात कर रहे थे, हो सकता है आपको उस टाइम कभी आप कहीं हिंदी की क्लास में बैठे हो और आपको उस वक्त याद आ जाए कि नहीं अच्छा मुझे वहाँ पे ये प्लस नहीं माइनस करना था। फिर आप दोबारा से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपका आंसर आ जाता है, राइट। कई बार होता है कि आपको इनसाइट भी हो जाता है या मतलब एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं इसमें ये वाला क्वेश्चन, ओ इसमें ये होना था, इसमें और होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। या फिर कई बार आपको सपने में भी सोल्यूशन मिल जाता है। तो उन चीज़ों को बोलते हैं जो सडन आपके सामने प्रेजेंट होती हैं चीज़ें, वो होती है यूरेका मोमेंट बोलते हैं उसको। और इसका यूरेका का मीनिंग होता है आई फाउंड इट, ठीक है। और इसको आहा मोमेंट भी बोलते हैं जो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाला कि यूरेका मोमेंट और आहा मोमेंट कौन से वाले चरण में, कौन से वाले स्टेप में आता है क्रिएटिव प्रोसेस में, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप। फिर क्या होता है जब हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है देन उसके बाद हम करते हैं रिवीजन। रिवीजन में क्या आता है, उपयोगिता की जांच करना। उपयोगिता की जांच हम कैसे करते हैं, उपयोगिता की जांच हम करते हैं उस चीज़ को ट्राई करके। और ट्राई कैसे करते हैं कि किसी दूसरी चीज़ पे उसको दोबारा से अप्लाई करना है, फिर हमने देखना है कि वो वहाँ पे सटीक बैठता है सॉल्यूशन या नहीं बैठता है। और जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं उनको जो ये हमारे पास सोल्यूशन आ चुका होता है वो भी पूरा नहीं लगता है, उनको सही नहीं लगता है। तो कुछ समय के लिए तो वो इसको मान लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो अपनी अकॉर्डिंग टू नीड उसमें चेंजेस लाते रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स थे हमारे पास क्रिएटिव प्रोसेस के, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड रिवीजन। हिंदी में समझ लीजिए एक बार, तैयारी, उद्भवन, सहजबोध, पुनरावृत्ति। ये छोटे छोटे स्टेप्स आप अगर इनको पढ़ लेंगे तो आपको ये इजीली ये सारे समझ आ जाएंगे। तैयारी यानी अपने डेटा इकट्ठा करना है। फिर उसके बाद उद्भवन में आएगा कि धीरे धीरे कहीं अपने आपके दिमाग में प्रोसेस के लिए उस प्रोसेस को मतलब उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए प्रोसेस चलती रहेगी। देन प्रबोधन में आएगा कि अचानक से आपको एनलाइटमेंट होगी कि हाँ हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। देन फिर आप उसको अप्लाई करोगे, उसकी उपयोगिता की जांच करोगे, राइट। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, ये हमने पीछे पढ़ा, ये जो हमारे पास पीछे ये 4 स्टेप्स दिए थे ग्राहम वेलेस ने दिए थे, तो सेम यही है वो वेलेस के मॉडल में ये 4 स्टेप्स आते हैं। और ऑसबॉन्स के 7 स्टेप्स आते हैं, ओरिएंटेशन, प्रेपरेशन, एनालिसिस, आइडिएशन, इंक्यूबेशन, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। बट ये सिर्फ स्टेप्स पूछे जाते हैं कि कितने स्टेप्स होते हैं उसमें, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए। तो ये सिर्फ आप इनको ध्यान में रखना कि ये 7 स्टेप्स होते हैं ऑसबॉन्स के मॉडल में, राइट। फिर आता है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग में कि जो क्रिएटिविटी होती है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब सारी चिंतन जो होता है वो सृजनात्मकता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अब सारी चिंतन बढ़ेगा तो सृजनात्मकता बढ़ेगी, सृजनात्मकता बढ़ेगी तो अब सारी चिंतन बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें ये जो हमारे पास कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है ये रिलेटेड टू डिसीजंस होता है, इसमें डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है, ये नैरो होती है एंड ये ब्रॉड होता है, ठीक है। ये ओपन एंडेड होता है, ये क्लोज एंडेड होता है। क्लोज एंडेड मतलब इसका कहीं एक पॉइंट पे अंत हो जाता है, लेकिन ये ओपन एंडेड होता है, ये दोनों साइड चलता है इसकी। अब सारी चिंतन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में बच्चा सोच सकता है। जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसके पास एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। उसको कहीं एक पॉइंट पे ही आके नहीं रुकना होता है, वो सभी डायरेक्शन में सोचता है, राइट। फिर आता है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो हमारे माइंड की कौन सी साइड आती है, तो वो आती है राइट साइड,
ठीक है। जो जेपी गिलफोर्ड थे उन्होंने सृजनात्मकता को अब सारी चिंतन से रिलेट किया है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में आती है, उसमें हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जितना भी हमारा लॉजिकल थिंकिंग की कोई भी बात आती है, लॉजिकल थिंकिंग जो भी लॉजिकल थिंकिंग की बात आती है वो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग से होती है, राइट। और जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है, राइट। फिर एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कौन सी थिंकिंग होती है, कौन सी थिंकिंग को बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन सी टाइप में आ जाते हैं, तो ये बोलते हैं हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग को। ओके, तो आज इतना काफ़ी हुआ। कल हम डिफरेंस पढ़ेंगे क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में, और जो क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन होता है वो पढ़ेंगे, कुछ डेवलपमेंट पढ़ेंगे क्रिएटिविटी की, और फिर थोड़ा सा इसको समराइज करके अपना ये क्रिएटिविटी वाला टॉपिक ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस और वन लाइनर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।